नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं नैनीताल का एक बहुत ही बढ़िया चिड़ियाघर जिसका नाम है जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड ज़ू नैनीताल। और यहाँ पर काफ़ी वेराइटीज़ के जानवर हैं और आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक भालू जो कि व्हील से खेलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह के काफ़ी एक्साइटिंग जानवर हम यहाँ देखने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको गाइड भी करेंगे ज़ू के लिए कि यहाँ का टिकट प्राइस क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम क्या होता है और यहाँ पर हॉलीडे कब होता है, कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही हम नैनीताल में एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है इको केव गार्डन्स, जहाँ पर है कई सारी गुफाएं अलग अलग जानवरों के नाम से। यह प्लेस वाकई में बहुत ही एडवेंचरस और अमेजिंग है। आपको इस प्लेस को हमारे साथ ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैनीताल के चिड़ियाघर के साथ। तो अभी हम देख रहे हैं एक टाइगर को जिसकी उम्र होती है लगभग 12 से 15 साल की। और टाइगर एक बहुत ही पावरफुल वाइल्ड एनिमल होता है। अगर हम लायन से भी कंपेयर करें तो लायन से भी पावरफुल है एक टाइगर। और टाइगर के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टाइगर की बॉडी पर जो ये ब्लैक स्ट्रैप्स हम देख रहे हैं, यानी कि ये जो काली धारियाँ हम देख रहे हैं, ये हर टाइगर में यूनिक होती हैं। यूनिक से मतलब कि हर टाइगर में ये जो स्ट्रैप्स हैं वो अलग अलग होती हैं। इसी से टाइगर की आइडेंटिटी की जाती है कि ये कौन सा टाइगर है। ये इस तरह से हो गया जैसे हमारे हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं। तो जैसे हाथों के फिंगरप्रिंट को जज करके हम पता लगा सकते हैं कि ये किस व्यक्ति के हाथ हैं या किस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट हैं, उसी तरह से टाइगर के स्ट्रैप्स देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइगर है। यानी कि इसकी आइडेंटिटी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क होता है। और अगर टाइगर के वज़न की बात की जाए तो एक मेल टाइगर का वज़न 180 किलो से लेकर 260 किलो तक हो सकता है और एक फीमेल टाइग्रेस का वज़न लगभग 100 किलो से लेकर 160 किलो तक हो सकता है। और अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल जंगल, बुशेस, मार्शी लैंड और बड़े बड़े ग्रासलैंड्स, इन सभी एरियाज़ में पाए जाते हैं। और इनकी जो डाइट होती है वो अलग अलग वेरी करती है, यानी कि मीडियम से लार्ज प्रे, यानी कि छोटा जानवर भी ये खा लेते हैं और बड़े जानवर भी ये खा लेते हैं। और अगर इनके बर्थ पैटर्न की बात की जाए कि एक फ़ीमेल एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है, कितने कब्ज़ को जन्म देती है, तो ये 3 से 4 कब्ज़ को एक बार में जन्म देते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं हिमालयन ब्लैक बियर जिसकी उम्र होती है लगभग 15 से 25 साल। और ये एक ओमनिवोरस जीव है, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। और भालू यहाँ पर एक व्हील के साथ खेलते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा सा सीन है भालू का। को तो निकलता है। अच्छा, कुछ खाने का है वो चाहता है, इसीलिए निकल रहा है। वो उसका खाना होता है निकालता है, वो फिर खाता है। तो वो एंटरटेन भी हो जाता है कि खेल रहे हैं और साथ में। सही बात है। कुछ मूंगफली वगैरह हैं शायद इसमें। वैसे तो इनके फेवरेट हनी होते हैं। हनी तो नहीं है, हनी तो लिक्विड होता है। हाँ, लिक्विड होता है। पूरा ना आसमान हाँ, ओमनिवोर्स काफ़ी हेल्थी है। हाँ, जैसे कि नैनीताल ज़ू का नाम है जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड ज़ू, तो एक्चुअल में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना होगा। तो एक मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने साथ पानी की वाटर बॉटल ज़रूर रखें। तो अभी हम देख रहे हैं एक लेपर्ड जिनका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन होता है लगभग 10 से 15 साल का, लेकिन इनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है अगर ये ज़ू में है प्रॉपर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के साथ। और ये जंगल में, पहाड़ों में, घास के मैदानों में बहुत जगह ये पाए जाते हैं। और अगर इनके बर्थ की बात की जाए तो एक बार में एक फ़ीमेल 2 से 4 शावकों को जन्म दे सकती है। नैनीताल ज़ू में भालू के लिए एक और एनक्लोज़र बनाया गया है
और यहाँ पर भालू अंदर की तरफ सोया हुआ नज़र आ रहा है, ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा। दूसरा वाला भालू तो अच्छे से मूवमेंट शो कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर रहा है। नैनीताल ज़ू में गाइडेंस के लिए इस तरह से एरो बनाए हुए हैं कि आपको कहाँ बढ़ना है आगे की तरफ, इस तरह से एरो बनाए हुए हैं। अगर दूसरी डायरेक्शन में रास्ता भी पड़ता है और अगर आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है तो इस तरह से क्रॉस बनाया हुआ है, क्योंकि ये लौटने का रास्ता है। लेकिन अगर ऊपर जाना है या आगे बढ़ना है तो इस तरह से एरोज़ बनाए गए हैं गाइडेंस के लिए। अब हम देख रहे हैं हिमालयन गुरल, जो कि एक बकरी प्रजाति का जीव होता है और इनके जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 14 से 15 साल का होता है। और अगर इनके वज़न की बात की जाए तो इनका वज़न लगभग 22 से 42 किलोग्राम तक का हो सकता है। अब हम देख रहे हैं रेड पांडा, और इनका जो आहार होता है वो बांस के तने व पत्तियां होती हैं। इनका जीवन काल होता है लगभग 8 से 10 साल का, और इनके अगर वज़न की बात की जाए तो इनका वज़न होता है लगभग 3 से 6.5 किलोग्राम का, और ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज़ू में कुछ इस तरह से बीच बीच में आपको चेयर्स भी नज़र आएंगी। अगर आप थक जाते हैं चढ़ाई करते हुए तो इस पर बैठकर विश्राम कर सकते हैं। टॉयलेट की सुविधा भी अंदर बनी हुई है। ये लेपर्ड का एक दूसरा इनक्लोज़र है जिसमें कि 2 लेपर्ड्स हैं, और लेपर्ड्स की खास बात कि इनके स्किन के ऊपर जो ब्लैक मार्क्स आप देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है रोजेटर्स, बिकॉज़ ये गुलाब की जितनी पंखुड़ियाँ होती है उस तरह की आकृति में नज़र आता है। नैनीताल ज़ू की एक ख़ास बात कि यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी कुछ बॉडी पार्ट्स डैमेज हैं, जैसे कि इस लेपर्ड के आप एक आंख देखेंगे तो वो डैमेज्ड है, और दूसरे लेपर्ड की भी शायद डैमेज्ड ही हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करके ज़ू के अंदर रखा गया है। नैनीताल ज़ू से जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको नैनीताल शहर काफ़ी अच्छा सा नज़र आएगा। बहुत सारे घर और नैनी झील भी आपको यहाँ से नज़र आएगी। अब हम देख रहे हैं काकड़, जो कि एक पहाड़ी हिरन है। ये इनका जो जीवन काल होता है लगभग 10 से 15 साल का होता है। एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, और इनका आहार होता है घास, फल, अंकुर, बीज और पक्षियों के अंडे। अब हम देख रहे हैं एक सांबर डियर, जो कि बहुत बड़ी साइज़ का हिरन होता है, और ये एक बार में एक बछड़े को जन्म देते हैं। इनका जीवन काल होता है लगभग 12 से 15 वर्ष का, और इनमें जो नर होता है उसकी ऊंचाई लगभग 1.6 मीटर की होती है, और मादा की ऊंचाई डिपेंड करती है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन लगभग जो रेंज है वो है 1.3 से 1.5 मीटर्स की। और इनके वज़न की अगर बात की जाए तो नर का वज़न लगभग 260 से 300 किलोग्राम तक होता है, और जो मादा है उनका वज़न लगभग 200 से 250 किलोग्राम का होता है। अभी हम देख रहे हैं मारखोर, जो कि एक पहाड़ी बकरी होती है। इनका आहार होता है घास, लाइकेन, बीज आदि। ये एक बार में 1 से 2 मेमने को जन्म देती हैं। इनका जीवन काल होता है लगभग 12 से 15 साल का। इनकी विशेषता की अगर बात की जाए तो इनके चेहरे पर दाढ़ी व घुमावदार सींग होते हैं। ये है नैनीताल ज़ू का एक छोटा सा मैप, जिसमें कि कौन कौन सा जानवर कहाँ पर है इसमें दर्शाया गया है प्रॉपर तरीके से, और एंट्री एग्जिट पॉइंट हर चीज़ इस ज़ू के इस मैप में दर्शाई गई है। अभी हम देख रहे हैं एक हॉक डियर को। इनकी जो हाइट होती है लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर की होती है, और इनका वज़न होता है लगभग 30 से 50 किलो का अगर ये मेल्स हैं, और फीमेल्स का वज़न अगर देखा जाए तो 32 से 35 किलो का वज़न होता है। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है लगभग 10 से 20 साल का। ज़ू के अंदर कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, लव वाइल्ड लाइफ और सेव वाइल्ड लाइफ। इनसे मैसेज मिलता है कि हमें जंगली जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं पाम सीवेट, जिसे हिंदी में बिज्जू कहा जाता है। इनका जीवन काल होता है लगभग 15 से 16 साल का, और एक बार में ये 3 से 4 शावकों को जन्म देते हैं। इनके बारे में कुछ खास बात कि काले भूरे रंग का संपूर्ण भारत में पाए जाने वाला छोटा स्तनधारी जंतु है। अब हम देख रहे हैं स्पॉटेड डियर्स, जिन्हें चीतल भी कहा जाता है। अभी हम देख रहे हैं सिल्वर फिजेंट, जिसका जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन होता है लगभग 16 से 10 साल का, और ये नॉर्मली जंगल और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अभी हम देख रहे हैं गोल्डन फिजेंट, जिसकी आयु होती है लगभग 5 से 6 साल, और ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है।
यह है लेडी एमहर्ट फीजेंट, जिसकी आयु होती है लगभग 6 से 10 साल। और ये नॉर्मली जो इनका आहार होता है वो तो होता है बीज, बेरी और जड़। नैनीताल ज़ू के अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात की जाए तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 4:30 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि ये बंद हो जाता है। और थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन इसका अवकाश रहता है। ये है बटरफ्लाई बुश, जिसे बुड़ेलिया कहा जाता है हिंदी में। तो अभी हम देख रहे हैं एक आउल को, एक उल्लू को, जो कि अक्सर रात के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये एक येलो आई का उल्लू है जो कि कई बार दिन में भी अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। इन्हें बोला जाता है येलो आइड आउल। एक और दूसरे इनक्लोज़र में हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक आउल है, लेकिन इसने अपनी आइज़ को क्लोज़ करा हुआ है क्योंकि मोस्टली आउल्स नाइट में एक्टिव रहते हैं। इस एनक्लोज़र में 2 ईगल नज़र आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं और एक और दूसरा इसी के पास बैठा हुआ है, ये रहा। इसकी आइज़ क्लोज्ड हैं, शायद ये स्लीपिंग पोजीशन में है। और दूसरा वाला, इसकी एक्टिविटीज़ अभी जारी हैं। एक और दूसरे इनक्लोज़र में हमें एक ईगल नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी वैरायटी डिफरेंट है और इसके फेदर्स में भी हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स हैं। और अभी ये एक पैर पर खड़ा हुआ है और दूसरा पैर इसका जैसे हवा में हो उस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम देख रहे हैं सफ़ेद मोर, जिनका जीवन काल होता है लगभग 15 से 16 साल का और इनका विस्तार है भारत, श्रीलंका, म्यांमार एवं जावा। अगर इनके आहार की बात की जाए तो ये कई तरह के फूड आइटम्स को लेते हैं, जैसे कि कीड़ों को ये ले लेते हैं, अनाज, बाजरा व छोटे स्तनधारी जीवों को खा लेते हैं और सरीसृप यानी कि सांपों को भी ये खा लेते हैं। वाइट पिकॉक के पास वाले ही इनक्लोज़र में हम देख रहे हैं कलरफुल पिकॉक, जो नॉर्मल पिकॉक होता है जो कि हम अक्सर देखते हैं, वो पिकॉक यहाँ पर है। और साथ में ही पिहन भी है। ये पिकॉक काफ़ी बड़े से पंख फैलाए हुए बैठा हुआ है और साथ में ही है पिहन, जो कि इसी इनक्लोज़र में है। इस एनक्लोज़र में हम देख रहे हैं कॉकटेल, जो कि एक प्रकार का पक्षी है। कॉकटेल एक ऑस्ट्रियाई पक्षी है वैसे तो, जो सफ़ेद पीले रंग का होता है तथा इसके सिर पर कलंगी पाई जाती है। इनका जीवन काल होता है लगभग 10 से 15 साल का और इनका विस्तार मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही है। और आहार की बात करें तो अंकुरित और हरा साग, टमाटर, अनाज आदि ये चीज़ें खाते हैं। ज़ू के अंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। एक तरह का म्यूज़ियम है ये। यहाँ पर कुछ तरह के प्लैनेट्स वगैरह बनाए गए हैं और आदि मानव का जो एज है उसको दिखाया गया है। जैसे कि पुराने ज़माने में आग कैसे जलाई जाती थी पत्थरों को रगड़कर, ये आदि मानव एज दिखाई गई है इसमें। और ये मंकीज़ बताए गए हैं, जो कि पुराने टाइम पे मतलब ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है मंकी से हुआ है। तो इस तरह से जो ये पूरी एक तरह से एज बताई गई है, इवोल्यूशन एज, जिसमें कि वहाँ से मंकी से स्टार्ट होकर के आदि मानव तक बताया गया है। फिर आदि मानव कुछ इस तरह से विकसित हुआ और फिर इस तरह से हम इंसान बने। कुछ इस तरह से स्टेजेस बताई गई हैं। और यहाँ पर एक टाइगर भी है। टाइगर की रियल बॉडी है जो कि प्रिजर्व करके रखी गई है। ये रियल टाइगर की बॉडी है, लेकिन इसको अंदर मतलब केमिकली प्रिजर्व करके यहाँ पर एक तरह से मॉडल के रूप में लगाया गया है। एक लेपर्ड की है और ये स्नो लेपर्ड है। इसको थोड़ा सा पास से देखेंगे, स्नो लेपर्ड की बॉडी है। ये भी ओरिजिनल बॉडी है, लेकिन इसे प्रिजर्व करके यहाँ लगाया गया है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ वेजिटेशंस का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह का प्लांटेशन होता है, किस तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। स्नेक्स वगैरह, टाइगर, लेपर्ड और हिरन, इस तरह के सारी जीवों का डिस्क्रिप्शन है। और किस तरह का यहाँ पर रूट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मतलब प्लांटेशन के रिलेटेड हैं। और कुछ और चार्ट्स वगैरह हैं जिसमें कि कुछ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई हैं। आप चाहें तो यहाँ आएँ तो इन सब को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ अंदर की ओर एक मैप भी बनाया गया है जिसमें कि कई सारे वाइल्ड एनिमल्स को दर्शाया गया है। नैनीताल ज़ू के अंदर एक प्राचीन मंदिर पड़ता है जो कि है श्री गंगनाथ जी का प्राचीन मंदिर। और यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए अपने रुमाल बांध कर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन से पूरी की पूरी वॉल पर इस पे आप देख सकते हैं कि पूरे रुमाल बांधे हुए हैं। और यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर काफ़ी सारी घंटियाँ भी बांधी हुई हैं।
तो अगर आप चाहें यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। नैनीताल ज़ू के अंदर आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत रास्ते भी नज़र आएंगे जिसमें कि बहुत ग्रीनरी है और बिल्कुल ग्रीनरी के रास्ते ही इस तरह से रेलिंग लगा करके इन रास्तों को बनाया गया है। तो लौटते वक्त आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। नैनीताल ज़ू को देखने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी ये टाइगर का इंक्लोज़र है और टाइगर के इंक्लोज़र के बाहर आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे होंगे। वैसे यहाँ के जो जीव जंतु हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम पहुँच सकते हैं नैनीताल ज़ू के लिए। नैनीताल ज़ू का डिस्टेंस यहाँ के बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर का है और यहाँ आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। चाहे आप स्कूटी रेंट करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं या फिर यहाँ पर कैब भी आती है तो उससे भी आप आ सकते हैं। और नैनीताल ज़ू को घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। नैनीताल ज़ू के अगर टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर एक एडल्ट का 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, यानी कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं जिनकी उम्र है 5 से 12 साल तो उनका टिकट नहीं लगता, वो निःशुल्क एंट्री है। और अगर टाइम की बात करें तो 10 से 4:30 बजे तक का टाइम रहता है, सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। चिड़ियाघर के अंदर फूड आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है और अगर आप अपने साथ यूज़ एंड थ्रो वाली वाटर बॉटल अंदर लेकर जाते हैं तो पहले आपको 100 रुपीज़ बाहर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा, ताकि आप जब वापस आएँ उस बॉटल को लेकर तो वापस से आपको वो 100 रुपीज़ वापस मिल जाए। ये इस तरह से इस वजह से किया जाता है ताकि आप अपनी प्लास्टिक की वाटर बॉटल अंदर ही ना फेंक दें, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको 100 रुपीज़ वापस मिल जाते हैं। अगला स्थान जो हम नैनीताल में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है इको केव गार्डन्स। लेकिन ये गार्डन नाम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर है प्राकृतिक गुफाएं और उन सभी गुफाओं को अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से नाम दिया गया है। इस स्पॉट को अगर आप देखना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, उसके हिसाब से आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन केव्स को। इको केव गार्डन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पर्यटकों की सीधी लाइन लगी हुई है। हमको भी थोड़ा सा लाइन में लगकर आगे की ओर बढ़ना होगा। इको केव गार्डन्स की शुरुआत में कुछ इस तरह से बोलता हुआ पेड़ का एक कार्टून भी बनाया हुआ है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस ये हो जाती है। इको केव गार्डन में एंटर करते ही आपको एक मैप नज़र आएगा जिसमें कि सारी डिटेल्स लिखी होंगी और उसके बाद यहाँ पर एक एरो भी है जिससे कि अंदर की ओर प्रवेश किया जा सकता है। केव गार्डन में कुछ इस तरह की गुफाएं बनाई गई हैं, जैसे कि टाइगर केव और पैंथर केव इस डायरेक्शन में है जहाँ पर अब हम चलने वाले हैं, और इस डायरेक्शन में है पॉर्क्यूपाइन, बैट्स, फ्लाइंग फॉक्स और एप्स की केव जो कि इस डायरेक्शन से जाती हैं। पहले चलते हैं टाइगर और पैंथर की केव्स में। अब जिस केव के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं वो है टाइगर की गुफा, यानी कि टाइगर की केव, जिसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको टाइगर के रोरिंग वाली साउंड भी सुनाई दे रही होगी। ये वैसे आर्टिफिशियल साउंड है, लेकिन ये जो गुफा का स्ट्रक्चर है वो टाइगर केव के जैसा है, इस वजह से इस गुफा का नाम टाइगर केव रखा गया है। केव के अंदर कुछ इस तरह से रास्ते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं। ये प्राकृतिक गुफा हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करके इनके अंदर लोगों के जाने का रास्ता बना दिया गया है। तो अब हम केव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ इस तरह के रास्ते हैं जिसके अंदर से हम गुजरते हैं केव्स के अंदर घूमने के लिए। अगर आप यहाँ आते हैं, अगर बच्चों के साथ आते हैं या फिर कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक से भरी हुई है। अंदर आपको ठंडाई का बहुत अच्छा अनुभव होगा। केव के रास्ते काफ़ी छोटे और सकड़े हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सिर बचा के आगे की ओर बढ़ना होता है। केव गार्डन के अंदर आप देखेंगे तो जो गुफाओं की हाइट है वो काफ़ी ऊंचाई तक है, आप ऊपर देख पाएंगे। अभी हम ज़मीन के काफ़ी नीचे चल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, और यहाँ जब आते हैं तो काफ़ी ठंडक का अनुभव होता है।
टाइगर केव का जैसे ही एंड होता है यहाँ से चालू होती है पैंथर केव यानी कि लेपर्ड की गुफा, जो कि काफ़ी नीचे है। इसमें भी उसी तरह से हमें नीचे झुकते हुए जाना होता है। पैंथर गुफा काफ़ी सकड़ी है, नीचे की ओर आप जब जाएंगे तो आपको काफ़ी जो पतला रास्ता है वो मिलेगा और यहाँ से आपको संभल कर जाना होगा नीचे की ओर। लेकिन ये एक एडवेंचरस प्लेस है वाकई में। नैनीताल अगर आप कभी आते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। गुफाओं के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ से आपको बैठकर, लेटकर इस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है और यहाँ से जो स्पीड है आगे बढ़ने की वो काफ़ी स्लो हो जाती है। और कुछ आर्टिफिशियल वर्क भी किया गया है गुफाओं में, जैसे कि सीढ़ियाँ बना दी गई हैं और बाकी जो गुफाएं हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ बनाकर थोड़ी सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है ताकि टूरिस्ट अंदर आ सकें और इस केव्स को घूम सकें। पैंथर केव के बाहर पैंथर की आवाज़ भी आ रही है और बिल्कुल इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया है कि गुफाओं में उस पर्टिकुलर जानवर का आवाज़ हो सकता है। अब एक दूसरी गुफा के पास हम आ चुके हैं जो कि है पोर्क्यूपाइन केव। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और अब नीचे चलेंगे। पोर्क्यूपाइन केव भी काफ़ी नैरो है और यहाँ तो नीचे झुक झुक करके जाना पड़ता है क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है केव की, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ। तो ये है पोर्क्यूपाइन केव के अंदर का नज़ारा और अब यहाँ से तो रास्ता और ज़्यादा सकड़ा हो जाता है। हमें पूरा बैठ कर नीचे से जाना होगा और इस गुफा में तो आपको रेंग कर ही नीचे जाना होगा क्योंकि ये गुफा का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सकड़ा है। तो जैसे ही पोर्क्यूपाइन की केव ख़त्म होती है, शुरुआत हो जाती है बैट्स की केव की और यहाँ आवाज़ें भी बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे कि बैट्स हों। और ये आवाज़ें तो भले आर्टिफिशियल हैं, लेकिन जो चमगादड़ की गुफाएं हैं वो भी काफ़ी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर से इन गुफाओं को देखते हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं अंदर बढ़ता जा रहा हूँ और ये गुफा भी काफ़ी नैरो है, बहुत सकड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही सकड़ी है और लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है। मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि इस प्लेस पर आपको ज़रूर आना चाहिए। और अब यहाँ आगे से जो गुफा है और ज़्यादा नैरो हो जाती है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बहुत नैरो गुफा है और इधर पीछे का रास्ता भी बहुत सकड़ा सा था और यहाँ तो बहुत ज़्यादा नैरो है। तो अब ये जो बैट्स की केव है यहाँ जाकर और ज़्यादा सकड़ी होती जा रही है और नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम। फ़िलहाल जो यहाँ पर मज़ा आ रहा है, जो एडवेंचर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जब आप अकेले आएंगे तो एक अलग ही फील होगा आपको। अंदर से थोड़ा सा डर का फीलिंग भी आएगा, थोड़ा सा थ्रिल वाला फील होगा आपको। तो चलिए आगे आते जाइए। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं बैट्स की केव में और यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है। जैसे कि चमगादड़ हमेशा अंधेरे में रहते हैं, ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो उसी तरह का अंधेरापन इस गुफा में आपको फील होगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता भी काफ़ी पतला है, तो यहाँ से भी रेंगते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना होता है।
तो अभी बैट्स की गुफा का एंड हो चुका है, हम बैट्स की गुफा से तो बाहर आ गए। बहुत डार्क गुफा है जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और हर गुफा के बाहर एक एग्जिट पॉइंट भी बनाया गया है ताकि अगर आप मान लीजिए इस गुफा के बाद थक गए या फिर आपको ज़्यादा डर लग गया तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वैसे हमें अभी काफ़ी जोश बचा हुआ है, तो हम चल रहे हैं फ्लाइंग फॉक्स की गुफा में जो यहाँ से होकर जाती है। थोड़ा सा सीढ़ियाँ बनाई गई है आर्टिफिशियली तरीके से, लेकिन यहाँ से जो नेचुरल गुफा है उसकी शुरुआत होती है। तो फ्लाइंग फॉक्स की गुफा के बाद अब हम बढ़ते जा रहे हैं एप्स की गुफा में। एप्स यानी कि बंदरों की गुफा, और ये काफ़ी अंदर से आकर चौड़ी है। जैसे कि इंसान और जानवर और जो बंदर हैं वो एक ही हैं, तो अंदर उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो उनकी ये गुफा है और काफ़ी अच्छा सा एरिया इसमें बना हुआ है। इसके साइड से एक और रास्ता जाता है, लेकिन इसे ब्लॉक कर दिया गया है, इसके आगे अंदर नहीं जाया जा सकता। पर ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप इस एप्स गुफा में भी आते हैं तो फिर काफ़ी एडवेंचर आपको फील होगा। इको केव गार्डन में जब आप आते हैं तो यहाँ बुल राइड भी आप कर सकते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। नैनीताल के इन 2 स्थानों के अलावा नैनीताल में और भी कई सारे फेमस प्लेसेस हैं जो कि आपको अपने टूर के दौरान ज़रूर देखने चाहिए, और उन सभी स्थानों की मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहला स्थान है नैनी झील, जो कि एक प्राकृतिक झील है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और नैनीताल के बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। तो अभी हम बोटिंग कर रहे हैं नैना झील के अंदर, और इसका अनुभव वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। ये लेक में जब आप बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से ये लेक घिरी हुई है। और इस लेक की खास बात ही यही है कि ये इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और पहाड़ों के बीच में है, तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप नैना झील के अंदर बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आप ले सकते हैं, और पिक्चर्स के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नैना झील की जो हाइट है वो लगभग 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। यानी कि समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 1900 से 2000 फीट की ऊंचाई पर नैना लेक है। नैना झील के किनारे ही पाषाण देवी टेम्पल भी बना हुआ है, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, चाहें तो बोटिंग से यहाँ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, और ठंडी सड़क से होते हुए एक रास्ता आता है, वहाँ से आप मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। नैना झील से आप पूरे नैनीताल का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप तो नैना देवी मंदिर है, और पहाड़ पर देखेंगे तो पूरा नैनीताल शहर यहीं पर बसा हुआ आपको नज़र आएगा। तो थोड़ा सा बोट्समैन अंकल से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर टोटल कितनी नंबर ऑफ बोट्स हैं। नमस्ते अंकल, आप कितने साल से काम कर रहे हैं बोट्स का? बोट का करीब 25 साल हो गए। 25 साल से आप बोट चला रहे हैं यहीं पे, और आप नैनीताल से लोकल हैं? लोकल अल्मोड़ा आगे से। अच्छा, अल्मोड़ा से हैं, यहीं पास में से ही। और यहाँ पे लगभग इस पूरे तालाब के लिए कितनी बोट्स होंगी? यहाँ पर 222 बोट लकड़ी की चलती हैं, 150 बोट पैडल। अच्छा, इतनी बोट्स हैं, और ये अलग अलग कोनों पे मिल जाते हैं? हर कोने में। हर कोने पे 7 स्टेशन। 7 स्टेशन है। अच्छा, मतलब बोट के अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे जहाँ से देख सकते हैं, ये बोटिंग कर सकते हैं। हाँ। और चार्ज वही है सभी का सेम? सब सेम, नगर पालिका चलाती है। अच्छा, नगर पालिका की रेट है। पहले इसकी आधी हुआ करती है रेट, अभी कुछ टाइम पे बढ़ी है ना? हाँ, पहले 210 रुपये। 210 थी, अब वो एकदम से डबल हो गया बिल्कुल। हाँ, 10 साल में बढ़ता है ना एक बार। अच्छा, 10 साल में एक बार बढ़ता है। नैना झील की अगर गहराई की बात की जाए तो ये लगभग 120 फीट गहरी है। ये सब जगह इक्वल नहीं है, अगर आप किनारे के पास आते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन जो मेजर सबसे ज़्यादा गहरा पॉइंट है वो है 120 फीट का। इसी के साथ नैनीताल में है स्नो व्यू पॉइंट, जहां पर जनवरी फरवरी में बर्फ़ देखने मिलती है, और यहां से नैनीताल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है।
यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क भी है जहाँ पर आप कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा नैनीताल में है एसी गुफा, जिसे ठंडी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडी हवा आती है। यहाँ पर है लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, जो कि हनीमून कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा नैना देवी मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे कर नैना देवी मंदिर के अंदर और आपको माता के दर्शन कराएंगे और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे, क्योंकि नैना देवी मंदिर से नैनी झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। नैना देवी मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें बजरंगबली के दर्शन होते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मां नैना देवी के मुख्य मंदिर परिसर में और यहीं पर मां नैना देवी विराजमान है। नैनीताल का जो नाम पड़ा है वो नैना देवी के नाम पर ही पड़ा है। नैनीताल 2 शब्दों से मिलकर बना है, नैन और ताल। नैन तो आए नैना देवी मंदिर से और जो ताल शब्द है वो इस तालाब यानी कि इस झील से पड़ा है, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बन गया है नैनीताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ सती के 2 नैन नैना देवी में गिरे थे तो उनके नैनों से अश्रु बहे थे और वो अश्रु इस तालाब के रूप में यहाँ पर भर गए थे। तब से इस तालाब का निर्माण हुआ है। नैना देवी मंदिर के पास और भी कई सारे भगवान के मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि श्री राधा कृष्ण मंदिर है, नवग्रह मंदिर है और भैरव मंदिर है। अगर नैना देवी मंदिर के टाइमिंग की बात की जाए तो मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और शाम को रात के समय यानी कि 9 बजे ये बंद हो जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, नैनीताल में और भी कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि आपको नैनीताल में देखने चाहिए। हमने अभी ओवरव्यू आपको बताया है, लेकिन एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है नैनीताल के ऊपर, जिसमें हमने सभी स्थानों को अच्छे से दिखाया है और सारी जानकारी भी दी है कि नैनीताल आप कैसे घूम सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप नैनीताल नहीं भी जा पाते तो आप घर बैठे नैनीताल घूमने का आनंद ले सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो ये है नैनीताल का बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।